Hello students, I hope you all are fit and fine. So this is the last video of our second chapter of history, and the name of the chapter is From Hunting Gathering to Growing Food. So beta, in this chapter we have read about the various aspects that how the earliest people, the hunter gatherers, they became farmers and herders, and how they started storing grains. So today we will start from finding out about फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. मतलब पहले जो फार्मर्स हुए और पशुपालक हुए उनके बारे में आज हम रीड करेंगे. सो टर्न टू मैप 2. यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर. सो बेटे अगर हम इस मैप को देखें, इसमें बहुत सारे ब्लू स्क्वायर्स दिखा रखे हैं जो हम ये यहाँ पे. सो ये जो ब्लू स्क्वायर दिखा रखे हैं बेटे, ये वो साइट्स हैं जहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने सबसे पहले जो अर्ली फार्मर्स थे और हर्डर्स थे उनके एविडेंस यहाँ पे मिले हैं. जैसे बुर्ज़होम आपका नॉर्थ में, हालुल ये बेटे जैसे ये वाला पोर्शन है, बुर्ज़होम है, यहाँ पे ये दो महागढ़ और कुलदीवा है, ऐसे ही दाऊजी हेडिंग है. तो इस तरह की जो प्लेसेस हैं वो प्लेसेस नियोलिथिक साइट की भी देखी गई हैं और वो प्लेसेस हैं जहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स को सबसे पहली बार देखा गया था. सो लेट अस अगेन स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक. So each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. तो बेटे ये जो ब्लू कलर से साइट अभी अभी हमने देखी, ये वो साइट हैं जहाँ पर स्टार्टिंग में जो फार्मर्स और हर्डर्स होते थे उनके सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones, जो बेटे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो साइट्स मिली हैं फार्मर हर्डर्स की, वो कहाँ कहाँ मिली हैं? इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर, एंड इन द ईस्ट एंड इन साउथ इंडिया. तो मतलब जहाँ पे कश्मीर है उस एरिया में, और पूर्वी और दक्षिण भारत में भी जो साइट्स हैं जहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स पाए गए थे वो पाई गई हैं. सो to find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists studies evidence of plants and animal bones. तो बेटे ये पता लगाने के कि वास्तव में जो फार्मर्स और हर्डर्स थे उनकी बस्तियां वहाँ पे थी या नहीं थी, इसको जांचने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक थे उस टाइम पे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने खुदाई में जो पौधे और जो पशु मिले हैं की हड्डियाँ मिली हैं उनका डीप स्टडी किया. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बेटे एक जो वस्तु मिली है खुदाई के दौरान, तो वो क्या थी? जले हुए अनाज के दाने. तो दिस में हैव बीन बर्नट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस. तो हो सकता है बेटे उस टाइम पे ये जानबूझकर किसी ने जला दिए हों या गलती से जल गए हों, लेकिन उनके अवशेष हमें मिले हैं. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. तो बेटे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इन अनाज के दानों की पहचान वो कर सकते हैं और इस तरह से हमें पता लग सकता है कि उस टाइम पे भारत के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग जानवरों की हड्डियों की पहचान भी कर सकते हैं. सो नाउ मूविंग टू टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ. किस तरह से जो हमारे फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वो सेटल हो गए थे, इस बात की हम कैसे पुष्टि करेंगे, मतलब कैसे हमें पता लगा कि वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे. सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स. तो जो हमारे बेटे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ जगहों पर कुछ ऐसे झोपड़ियाँ मिली हैं, कुछ ऐसे घरों के निशान मिले हैं जिससे हमें ये पता लगे कि पहले के टाइम के लोग सेटल हो चुके थे. फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज़होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ट पिट हाउसेस. तो बेटे जो बुर्ज़होम नाम की जगह है वहाँ पर लोगों ने पिट हाउसेस बनाए, मतलब कि ऐसे हाउसेस जो कि अंडरग्राउंड बने होते थे. ठीक है, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे वो ऐसा. तो इन बुर्ज़होम दिस टाइप ऑफ हाउसेस वर बिल्ट एंड विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स हेडिंग इनटू देम.
तो उस टाइम पे बेटे जो घर बनाए जाते थे वहाँ पे कश्मीर में, वो हमें मिले हैं जो गड्ढे के नीचे लोग घर बनाते थे और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगाते थे। सो दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. तो बेटे जो हमें उस टाइम के पिट हाउसेस मिले हैं, उन पिट हाउसेस से ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है उस टाइम पे ठंड के मौसम से बचने के लिए वो लोग इस तरह की घर बनाते हों। और वो जो उनके घर थे या झोपड़ियाँ थी, उनके अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। तो जिससे ये भी पता लगता है कि उस टाइम पर शायद वो मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाने के लिए इस तरह की आग वो जलाते होंगे। So stone tools have also been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic. तो बेटे इस टाइम पे जो अभी प्रेजेंट टाइम हम रीड कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताया गया है कि कुछ ऐसे साइट्स हमें मिले हैं, कुछ ऐसे स्टोन टूल्स हमें मिले हैं जो पैलियोलिथिक टाइम के नहीं हैं। मतलब कि वो जो टूल्स हैं वो हमारे जो ओल्ड स्टोन एज है उससे जैसे नहीं हैं, बल्कि वो नियोलिथिक एज जैसे हैं। जो न्यू स्टोन एज है उसके जैसे वो स्टोन्स हमें मिले हैं। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव ए फाइन कटिंग एज एंड मोटर्स एंड पेसल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। तो बेटे इस टाइम पे जो हमें औजार मिले हैं वो उनकी धार को और ज़्यादा पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी और उस टाइम पे ओखली और मूसल का प्रयोग भी किया जाता था। किस किस वर्क के लिए? एक तो अनाज को पीसने के लिए और जितने भी हमारे प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स थे उनको भी पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था, जिसको हम मोटर्स और पेसल्स बोल रहे हैं। मोटर्स एंड पेसल्स, तो इसको बेटे ओखली और मूसल बोला जाता है। सो मोटर्स एंड पेसल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। लेकिन बेटे आज भी हम उन औजारों को बना भी रहे हैं और उनका यूज़ भी कर रहे हैं। आज के टाइम पे भी हम मूसल और ओखली का यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह से एट द same time tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember some tools were also made of bone. तो इसी तरह से बेटे जो उस समय जो भी औजार बनाए जाते थे उनका हम उस टाइम पे भी बनाते थे और हज़ारों साल के बाद आज भी हम उनका यूज़ कर रहे हैं और इसी तरह लगातार इनका यूज़ होता रहा पैलियोलिथिक एज के बाद। और कुछ जो टूल्स थे वो हड्डियों से भी बनाए गए थे। नीचे बेटे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ टूल्स हमें दिखाए गए हैं जो कि न्यू स्टोन एज में बनाए गए थे। सो मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। तो बेटे कुछ मिट्टी के बर्तन भी उस टाइम पे बनाए जाते थे। एक जो चेंज देखने को आया वो क्या था कि उस टाइम पे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी पाए गए और कई बार उनको डेकोरेट भी किया जाता था। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह के मिट्टी के बर्तन उस टाइम पे पाए जाते थे और इनको डेकोरेट भी किया जाता था। पीपल बिगैन यूजिंग pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils that now became an important part of the diet. तो लोगों ने बेटे उस समय पे गेहूँ, चावल और ये जो दलहन होता है इस तरह के जो अनाज हैं उनको उस टाइम पे यूज़ किया और इनके साथ साथ क्योंकि उस टाइम पे ये डाइट के इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता था। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। तो बेटे इनके साथ साथ उन्होंने क्लॉथ को भी बुनना शुरू कर दिया, कपड़ा बुनना शुरू कर दिया अलग अलग तरह के मटेरियल से, और जैसे कि कॉटन जो कि हम आज भी ग्रो करते हैं। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। क्या बेटे यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो चेंजेस हो रहे थे क्या वो सभी एक समय पे हो गए थे? नहीं। और
इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। तो बेटे अभी तक तो हमने पढ़ा उन एरियाज़ के बारे में जहाँ पर लोग एक जगह पर सेटल होने लगे थे, वो क्रॉप्स को ग्रो करने लगे थे, कपड़ों को बुनना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस तरह की बातों के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन फिर भी भारत में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर आज भी लोग हंटर गैदरर्स के रूप में रहते थे। वो आज भी हंटिंग करते थे और अपने फूड को इकट्ठा करते थे। एंड एल्स वेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। और कुछ जगहों पर अन्य लोगों ने हज़ारों वर्षों में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। सो बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। और बेटे कुछ स्थान ऐसे भी थे, कुछ प्लेसेस ऐसे भी थे जहाँ लोग मौसम के अनुसार बदल बदल कर अपने वर्क करते रहते थे। ओके, सो दिस वी हैव रेड अबाउट द लाइफ ऑफ द people. Now moving to the next topic, that is a closer look living and dying in मेहरगढ़। तो बेटे ये टॉपिक है कि हम बहुत ध्यान से ये पढ़ेंगे कि किस तरह से मेहरगढ़ नाम की जो जगह है वहाँ पर लोगों के जीवन और मृत्यु के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। तो बेटे ये जो हमारा मैप 2 था, इसमें आप देखेंगे कि मेहरगढ़ नाम की जगह थी और ये आपकी जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, इस पार्ट में ये मेहरगढ़ नाम की जगह थी, जिसके बारे में अब हम रीड करने वाले हैं। ओके, तो बेटे मेहरगढ़ नाम की जो जगह है वहाँ पर वहाँ के लोगों की किस तरह से वो जीते थे और किस तरह से मृत्यु के बाद उनको प्रिजर्व किया जाता था, वो हम इसमें रीड करेंगे। सो दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। तो बेटे ये आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि जो बोलन पास है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान में जाने के लिए। ठीक है, और ये जो मेहरगढ़ नाम की जगह है ये कहाँ पर है? ये एक हरा भरा स्थान है जो कि ईरान जाने वाला जो इम्पोर्टेंट रास्ता है, जिसको बोलन पास बोला गया है, उसके पास में ही सिचुएटेड है। सो मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। तो बेटे मेहरगढ़ वो स्थान है, वो प्लेस है जहाँ पर के जो मैन और वुमेन थे उन्होंने इस इलाके में सबसे पहले वीट और बार्ले को ग्रो किया था और शीप और गोट्स, भेड़ और बकरियों को सबसे पहले पालना सीखा था। It is one of the earliest villages that we know about. At this site many animal bones were found। तो बेटे ये सबसे पहला ऐसा खुदाई करते टाइम जो भी यहाँ पे अलग अलग जानकारियाँ मिली हैं, तो उनसे ये पता लगता है कि ये सबसे पहला ऐसा गांव था जहाँ पर शीप और गोट्स को पाला गया था या फिर जौ और गेहूँ को उगाया गया था। सो एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। बहुत सारे एनिमल्स की यहाँ पे हड्डियाँ भी मिली हैं बेटे, जिससे ये पता लगता है कि उस टाइम पे उन्होंने एनिमल्स को भी पाला था। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। तो बेटे यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस टाइम पे जो वाइल्ड एनिमल्स थे जैसे डियर और पिग, उनकी भी हड्डियाँ वहाँ पे मिली हैं और शीप और गोट जैसे एनिमल्स की हड्डियाँ भी वहाँ पर मिली हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो बेटे और जो चीज़ें वहाँ पे मिली है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह के स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के घर वहाँ पर पाए गए हैं। Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage। तो बेटे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ये हाउस है और इसका किसी भी एक पार्ट को, किसी भी एक रूम को फूड की स्टोरेज के लिए यूज़ कर लिया जाता था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कॉर्नर को फूड की स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया है। तो उस तरह से हर घर में कुछ कंपार्टमेंट थे, अलग अलग जैसे रूम्स होते हैं, और उनमें से कुछ एरिया को स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था।
When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. और जब भी लोग कोई भी गुज़र जाता था तो वहाँ के लोग जो थे उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। वो हमें कैसे पता लगा? People look after them perhaps in the belief that there is some form of life after death. तो क्या होता था बेटे, उस टाइम पे जो लोग थे वहाँ के, वो उनकी बड़ी सेवा करते थे, बड़ा मतलब संभाल के उनको रखते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि लाइफ डेथ के बाद भी एक जीवन होता है। क्योंकि जैसे हमारी हिंदू मान्यता में माना जाता है कि हम 7 जन्म लेते हैं, तो इस तरह से बेटे वो लोग भी ये मानते थे कि मृत्यु होने के बाद भी एक लाइफ होती है। सो बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। तो बेटे मेहरगढ़ में जो लोग मर जाते थे उनको एक जगह पर दफना दिया जाता था, ठीक है, उनको एक कब्र में दफना दिया जाता था, क्योंकि और बहुत सारी ऐसी साइट्स मेहरगढ़ में मिली हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो अपने जो भी उनका परिवारजन गुजर जाता था उसको वो वहाँ पर दफना देते थे कब्र में। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोड्स विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। और बेटे उस टाइम पे जो लोग होते थे वो जो भी ज़रूरत का सामान होता था वो उस पर्टिकुलर आदमी के साथ रख देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी इनके साथ रखा जाएगा वो इनके नेक्स्ट जन्म में इनके काम आएगा। जैसे आपने यहाँ पे ये जो पिक्चर दे रखी है ये वो बरियल साइट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आदमी है उसके साथ कुछ एनिमल्स भी रख रखे हैं। तो इस तरह से गोट्स वगैरह भी पाई गई हैं, और ये माना जाता था कि उस टाइम पे ये जो एनिमल यहाँ पे रखे गए हैं वो कि उनको नेक्स्ट जन्म में काम आएंगे। तो नेक्स्ट है बेटा नीचे केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। तो ये आपको बताया गया है कि किस तरह से उस टाइम पे फ्रांस नाम की जो प्लेस है वहाँ पर कुछ केव पेंटिंग्स पाई गई हैं, ठीक है, जिनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है। तो ये बेटे केव पेंटिंग्स जो थी ये आप फ्रांस में 20,000 और 10,000 साल पहले बनाई जाती थी, और इनमें से ज़्यादातर जो एनिमल्स शो किए जाते थे वो वाइल्ड हॉर्सेस दिखाए जाते थे, कैटल, बाइसन, इस तरह के एनिमल्स वहाँ पर दिखाए जाते थे। और उनको जो कलर यूज़ किया जाता था वो मिनरल्स का कलर यूज़ किया जाता था, उससे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। सो बेटे हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर। आई होप ऑल टॉपिक्स आर क्लियर। नीचे बेटे एल्सवेयर में एक और चीज़ दे रखी है, अ नियोलिथिक साइट। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो हेयर बेटा वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस